गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जल के बारे में पढ़ेंगे। जल ही जीवन है। जीवन का आधार जल है। मानव, जंतु एवं वनस्पति जगत सभी जल पर निर्भर करते हैं। यानी जल के बिना इस पृथ्वी पर कुछ कुछ भी संभव नहीं है। एक भी जीव जंतु है वो जीवित नहीं रह सकता है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जल है वो हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है जल का। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के कारण ही जीवन संभव है। बाकी अन्य ग्रह है उन पर जीव नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जल है वो नहीं है। यानी जीवित रहने के लिए वायु है, जल है, प्रकाश है, ये होना जरूरी होता है। तो अन्य ग्रहों पर ये नहीं पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, जीव है वो उपलब्ध है। यदि जीवमंडल में जल जीवमंडल से जल को अलग कर दिया जाए तो जीवमंडल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यानी अगर जल नहीं मिलेगा तो एक भी जीव है वो जीवित नहीं रह पाएगा। ये जीवमंडल है, इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। जल है तो वनस्पति है, जल है तो वन्य जीव है, जल है तो समुद्र, नदियाँ, तालाब, झरने, कुएं और वायुमंडल है। यानी जल अगर नहीं होगा तो ये वनस्पति भी नहीं होगी, वन्य जीव भी नहीं होंगे, ये समुद्र, नदियाँ हैं ये भी नहीं होगी। हम हमारे दैनिक जीवन में भी जल का बहुत अनेक कार्यों में उपयोग करते हैं। जैसे खाने में है, पीने हैं, नहाने, कपड़े धोने, सिंचाई करने, खाना बनाने, उद्योग है उनमें भी जल का उपयोग करते हैं। औद्योगिक विकास व पृथ्वी के तापमान को संतुलित बनाए रखने में भी जल का अति महत्वपूर्ण योगदान है। यानी पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में भी जल है वो बहुत ज़रूरी है। विश्व की प्रमुख जितनी भी जो सभ्यताएं हैं, प्राचीन सभ्यताएं हैं, उनका विकास भी जल स्रोतों के निकट ही हुआ है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका निर्माण सिंधु नदी के किनारे हुआ था। मेसोपोटामिया है, वांगो है, कालीबंगा है, नील है, ये सारी जो जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो सभी इन जल स्रोतों के निकट ही उत्पन्न हुई है, उनका उद्गम हुआ है। जल हमारे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व व्यापारिक महत्व का केंद्र भी रहा है। प्राचीन काल में जो जितने व्यापार होते थे विदेशों में वो जल मार्ग द्वारा ही होते थे। और धार्मिक दृष्टि से देखें तो जल को हम देवता के रूप में पूजते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से भी जल का अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब पृथ्वी पर जल है हमें दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक मीठा जल, दूसरा खारा जल। मीठा जल है उसको हम स्वच्छ जल के नाम से भी जानते हैं। ये कुल जल का केवल 2.5% भाग ही है। बाकी है वो 97.5% भाग है वो खारा जल के रूप में है, जो समुद्रों में बड़े बड़े जो महासागर है उनमें उपलब्ध है। जो मीठा जल है वो हमें नदियों के द्वारा, झीलों के द्वारा, तालाब है, एनीकट है या भूमिगत जल है जैसे कुएं है, नलकूप है, इनके द्वारा हमें प्राप्त होता है। जबकि खारा जल है उसको हम कठोर जल के नाम से भी जानते हैं। और जो तुर्की की वोन झील है वो विश्व की सबसे खारी झील मानी जाती है। इसके अलावा बड़े बड़े महासागर भी है, जैसे मृत सागर है, ये क्या है, खारे पानी, जो खारे पानी के ही सागर है। सांबर झील जो राजस्थान की है जिससे नमक उत्पादन होता है, तो ये भी खारे पानी की झील ही है। सोडियम, इनमें देखो खारा पानी है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और अन्य कई लवण है, इनकी उपस्थिति के कारण इनका जल है वो खारा होता है। लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिकों ने अनेक जो ऐसे उपकरण तैयार किए हैं जिनसे इस खारे पानी को भी मीठे पानी के रूप में परावर्तित करके हम अपने उपयोग में ले सकते हैं। अब पढ़ेंगे कि जल है वो प्रदूषित है वो कैसे हो रहा है। जल प्रदूषण, कि जल प्रदूषण है वो कैसे हो रहा है। तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त शुद्ध जल में यदि कुछ अवांछित तत्व है, अवांछित तत्व है यानी जो अनुपयोगी तत्व है वो मिल जाते हैं तो जल पीने योग्य व मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। यानी पीने योग्य नहीं रहता है, उपयोग करने योग्य नहीं रहता है। इसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है जल प्रदूषण किसे कहते हैं। तो प्रकृति द्वारा शुद्ध जल में अवांछित तत्व मिल जाने के कारण
जब जल मानव जी उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है तो उसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषित जल द्वारा अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो स्थलीय व जलीय जीव यानी जो भूमि पर रहते हैं और जल के अंदर जो जीव रहते हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जल में उपलब्ध घुलनशील ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जल प्रदूषण भी जल संकट का कारण है। यानी विज्ञान में हमने पढ़ा है कि जल का निर्माण है वो H2O यानी दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का तत्व मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो ये प्रदूषित होने के कारण इनमें ऑक्सीजन की कमी है वो कम हो जाती है और जल प्रदूषण के कारण ही जल संकट जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। अब जल प्रदूषण के कारण की किन कारणों से जल प्रदूषण होता है। कल कारखानों व उद्योगों से निकले जो अपशिष्ट पदार्थ तथा रासायनिक तत्व है उनको जल स्रोतों में डाल देना, यानी नदियाँ हैं, समुद्र है, उनमें डाल देना, जिनके कारण है जल प्रदूषित हो रहा है। घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को भी जल में डाल देना, यानी जल स्रोतों में डाल देना। कुएं में कृषि व रासायनिक उर्वरक है, जो दवाइयाँ हैं वह कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग के कारण भी जल प्रदूषित होता है। जलाशयों पर कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने के कारण भी जल प्रदूषित होता है। खुले में शौच के कारण भी जल प्रदूषित होता है, यानी बरसात के पानी से बहकर फिर वो जल स्रोतों में आ जाते हैं, जिसके कारण जल है वो प्रदूषित होता है। महासागरों में जो बड़े बड़े जहाज आते हैं इनमें कई बार महासागरीय हलचल के कारण जहाज है उनमें तेल रिसाव हो जाता है या फिर जहाज है वो डूब भी जाते हैं, जिनके कारण जो केमिकल या जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनके कारण भी जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषित जल को पीने की से अनेक बीमारियां हो जाती हैं। जल के साथ घुले प्रदूषित तत्व फसल व जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। यानी प्रदूषित जल है वो हर तरह से हमें नुकसान पहुंचाता है। अब विश्व में जल संकट पैदा हो गया है, यानी जल प्रदूषण है। अत्यधिक जल प्रदूषण के कारण, भूमिगत जल के अति दोहन के कारण व जनसंख्या वृद्धि के कारण स्वच्छ जल की कमी आ रही है, जिसे जल संकट के नाम से जानते हैं और ये अब वर्तमान में सभी देशों में पैदा हो गया है। अब इस जल संकट से बचने के लिए हमें जल प्रदूषण को रोकना चाहिए। तो जल प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। पहला है सार्वजनिक जलाशयों में स्नान, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने आदि को नहीं करना चाहिए। यानी सार्वजनिक जो नदी है, तालाब है, उनके ऊपर कपड़े धोना है, स्नान करना है, पशुओं को नहलाना है, ये कार्य नहीं करने चाहिए। एक रासायनिक खाद का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। फिर है जल प्रदूषण को फैलाने वाले जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वह जो नागरिक है उनके प्रति सख्त कानून बनाना चाहिए। सरकार को सख्त कानून बनाने चाहिए कि जल प्रदूषण फैलाने हैं, अगर सरकार की आज्ञा का पालन नहीं करे तो उनके प्रति कठोर जो कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। नगरों के सीवरेज जल को जलाशयों में मिलने से पहले साफ करके पुनः उपयोग बना लेना करके उनको पुनः उपयोग बनाना योग्य बनाना होता है। यानी जो सीवरेज जल है उसको जलाशयों में, नदियों में, इनमें न डालकर उसको पुनः जो वैज्ञानिकों द्वारा जो नई तकनीक के द्वारा इनको पुनः उपयोग के लिए बनाकर इनको सिंचाई आदि के लिए पुनः प्रयोग कर सकते हैं। ठोस जो शहरी कचरा है उसके निस्तारण भी जल स्रोतों में न करके कोई अन्यत्र कोई बंजर भूमि है या जंगल है वहाँ पर करना चाहिए। टीवी, रेडियो, समाचार पत्र आदि के माध्यम से भी लोगों को जल संरक्षण और जल प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। सरकार द्वारा नमामि गंगे, ये गंगा एक्शन प्लान, ऐसी जो केंद्र सरकार द्वारा योजना चला रही है, ऐसी और भी योजनाएं चलानी चाहिए जल के लिए। जल चेतना अभियान है, ऐसे चलने चाहिए जिससे लोग भी जागरूक होंगे और सरकार भी जागरूक होगी, जिससे जल जो संकट है वो कम होगा। अब जल संरक्षण यानी जल संकट से जो स्थिति पैदा हो गई उससे बचने के लिए हमें जल का संरक्षण करना अति आवश्यक है। जल के दुरुपयोग को रोककर जल को लंबे समय तक बचा कर रखना जल संरक्षण कहलाता है। यानी इसके दुरुपयोग को रोककर इसको लंबे समय तक अपने भविष्य के लिए बचा कर रखना ही जल संरक्षण कहलाता है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकरण, सिंचाई, कृषि विकास आदि के कारण जल का उपयोग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जल संकट की समस्या से बचने के लिए जल संरक्षण अति आवश्यक है। यानी जल का संरक्षण करेंगे तभी जल संकट से बचा जा सकता है। इसकी क्या उपाय है, देखो। अधिक से अधिक पेड़ लगाना, जल संकट से बचने के उपायों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। दूसरा है वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई कराए, जिनके कारण प्रकृति का जो तापमान है वो
अधिक हो रहा है, और जो मानसून है वो उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे वर्षा समय पे नहीं होती है, बार बार अकाल पड़ते हैं। भूमिगत जल का अतिदोहन नहीं करना, कुएं नलकूप है इनके द्वारा भूमिगत जल है, इसको अतिदोहन नहीं करना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उसके अनुसार ही इसको खर्च करना चाहिए। जल का उचित व सही मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उसके अनुसार ही उसको खर्च करना चाहिए। और परंपरागत जल संरक्षण की जो विधियाँ हैं और उनके जो स्रोत है उनको अपनाना चाहिए। और बांध व नहरों का निर्माण भी करना चाहिए। नदियों में जो व्यर्थ जल कर जो जल है वो व्यर्थ में न जाए, इसलिए उन पर बांध बनाकर सिंचाई, नहरों के द्वारा सिंचाई के उपयोग में उनको लेना चाहिए। बूंद बूंद जो फव्वारा सिंचाई प्रणाली है उसको अपनाना चाहिए। और दूषित जल को साफ करके पुनः उपयोग बनाना चाहिए, यानी वर्तमान में वैज्ञानिकों द्वारा नई नई तकनीकों से ऐसी कई मशीनें तैयार कर ली गई है जिनके द्वारा हम जल को पुनः फिल्टर करके और पुनः उपयोग में ले सकते हैं। नो, वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए, यानी बरसात के जल को इकट्ठा कर लाना चाहिए। कुंड जो छतों के द्वारा है उनको किसी कुंड वगैरह में इकट्ठा कर लेना चाहिए, ताकि वो हमें पीने योग्य या अन्य कार्यों में उपयोग ले सकते हैं। रूप टप योजना है, इस तरह से प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल है तो कल है, जल को हमें बचाना है।